निकाय के दूसरे चरण का संग्राम, जन नेताओं का घमासान, जनता से मांगे वोट, एक दूसरे पर किए कटाक्ष, जनता चुनेगी शहर सरकार। निकाय के दूसरे चरण के लिए संग्राम जारी है। 13 जुलाई को होने वाली वोटिंग के लिए दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया तो जमकर एक दूसरे पर निशाना भी साधा। साथ ही अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील जनता से की। पहले चरण में हुई कम वोटिंग के बाद से दूसरे चरण के लिए हर कोई काफी मुस्तैद दिखा। सीएम शिवराज से लेकर वीडी शर्मा हो या संगठन के साथ कार्यकर्ता जनता के बीच नजर आए। तो वहीं सीएम ने फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। आप गवाह है, वो विकास कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ने विकास को 15 महीने में विनाश में बदल दिया था। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा तुष्टीकरण की नीति के कारण दिया। कमलनाथ जी ने और कांग्रेस की सरकार ने हमारी सारी योजनाएं बंद करके बड़ा अपराध और पाप किया था। एक और निशाना साधा गया तो वहीं दूसरी ओर प्रचार का जिम्मा संभाले कमलनाथ ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। साथ ही उन्होंने जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दूसरे चरण में 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना में मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस को इसमें फायदा मिल सके इसकी पूरी कोशिश की गई। स्कैम से भरा हुआ ऐसा प्रदेश उन्होंने मुझे सौंपा था। उन्होंने झूठ बोलना, हमने तो रणजी ट्रॉफी जीता क्रिकेट में, पर शिवराज सिंह ने तो वर्ल्ड कप जीत लिया झूठ में, ओलंपिक जीत लिया झूठ में। आओ झूठ बोलो, आओ घोषणा करो, आओ नौटंकी करो और सोचो आज की जनता को आप गुमराह कर लेंगे। बहरहाल वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं और जनता ने भी अपना पैमाना सेट कर लिया है। देखना होगा कि उसके मन को जीतने में नेताओं के भाषण और आरोपों का कितना असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 5 का रन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। निकाय के दूसरे चरण की वोटिंग में किसका दिखेगा जोर? चुनाव में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी का कितना दिखेगा असर? क्यों विपक्ष ने लगाए प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप? प्रचार में जुबानी जंग का किसको मिलेगा फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में शहर सरकार के चुनावों के मतदान की आखिरी तारीख बिल्कुल नज़दीक है। 5 नगर निगमों पर मतदान होना शेष है और ये जो नगर निगम हैं ये दोनों ही दलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वो संख्या है कि अगर ये 5 वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकते हैं या कांग्रेस के पास पहुंचते हैं, 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। क्लीन स्वीप किया था पिछली बार, इस बार वो अपनी अस्तित्व को बचाए रखने में कितनी सफल होती है यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। शिवराज जी और कमलनाथ जी के बीच में जुबानी जंग तेज है, तीखी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन नगर गांव की इन सरकारों के बीच 4-5 घंटे की बारिश चीख चीख कर गवाही दे रही है विकास की व्यवस्थाओं की। चाहे गांव की सड़कें हों या शहर की सड़कें हों, कॉलोनी की सड़कें हों, सब जगह स्विमिंग पूल जैसे हालात हैं। 4 घंटे 5 घंटे और बारिश हो जाती तो प्रदेश में बहुत जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी होती, लेकिन ईश्वर कृपा से ये 8 घंटे से पहले से बारिश रुकी हुई है। तो नगर निगमों की सरकारों में विकास के दावे करने वालों की इज्जत बहते बहते बची है और अभी भी विकास के दावे होंगे और विकास के दावों पर रोड में जो गड्ढे हैं
वो वैसे तो कलंक की तरह हैं, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें तिल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर दिव्या गुप्ता प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के कांग्रेस के। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल भूपेंद्र जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ही है पूरे का पूरा साम्राज्य, तो जो भी दरकेगा, जिस पर भी आप फतह करेंगे, वो आपको हासिल ही है। कितनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं या कितना बड़ा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, कितना प्रतिरोध पैदा करते हैं, कैसा मुकाबला रहेगा, प्रश्न ये हैं। प्रश्न ये तो है ही नहीं कि मुकाबला होगा कि नहीं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि नगर गांव की इन सरकारों में 23 और 24 के लिए कांग्रेस को कैसा सिग्नल मिलने वाला है? बहुत ही सकारात्मक है। जनता जो है इनके दम, इनके गर्व और इनके घराने के ऊपर जो है लगाम लगाने वाली है। आज तो भाजपा के कार्यकर्ता जिससे लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक का एक आदमी की मृत्यु होती तो कहते हैं कि ठीक मर गया, मोक्ष प्राप्त हो गए। इनके बड़े नेता ये कहते हैं। हर घर में जो है जहां पर भी कोरोना से मौतें हुई हैं, 4 लोग होने वाले तो थे ही। उन 4 लोगों के जो है उन पर भी दस्तक छील दिए इन्होंने। ये इसके लिए जनता जो है आज इनके खिलाफ खड़ी हुई है। आज आप रतलाम की रैली देख लें, रतलाम की भीड़ देख लें, ये तो इन्हीं का क्षेत्र है। वहां पर जो है 3 गुनी भीड़ थी हमारी जनता का। ये जो रुख समझ में आ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद है। और इसी घबराहट, फ्रस्ट्रेशन और अवसाद में जो है ऐसे घटिया घटिया बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जिनका जो है ना तो उनके सरकार से कोई संबंध है, ना काम से संबंध है, और केवल उनकी खींच जो है आदमी आगे आगे दौड़ रहा है। उन्हीं के 4 लोग और भीड़ तक नहीं आ रही। कई जगह तो सूखा उनका, वो खुद ही हाथ हिला रहे हैं, खुद ही हंस रहे हैं। ये स्थिति जब किसी मुख्यमंत्री की हो जाती है तो उसे समझना चाहिए कि जनता उसे क्या सिग्नल दे रही है, और वो सिग्नल आ रहे हैं। और हम जो है भरपूर समर्थन जनता का हमें प्राप्त है, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी धूल चाटने वाली है। वैसे खुद ही हाथ हिला रहे हैं। अगर आप देखें तो हाथ को तो उन्होंने खुद ही हिलाया है मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से। बिल्कुल हिलाया है। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो आप खुद ही बता रहे हैं कि 16 में से हमारे पास एक भी नहीं है। जी जी, उन्हें हाथ हिलाया था तभी तो ये हुआ है। लेकिन अब स्थिति दूसरी है, अब हाथ उन्हें हिला रहा है। तो दिव्या जी, अब हाथ जो है वो बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह हो गया है। पब्लिक ने अपनी मुट्ठी बांध ली है और वो मुट्ठी हाथ के साथ खुलेगी, और वो हाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, उस मुट्ठी में कमल का फूल नहीं बल्कि कांग्रेस का हाथ होगा। भूपेंद्र जी ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे? भूपेंद्र जी के दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, पर कोई बात नहीं। लेकिन भूपेंद्र जी गालिब साहब थोड़े ही हैं। भूपेंद्र जी तो प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष है, विपक्ष का काम है ये सब करना, और विपक्ष में रह के एक स्वस्थ प्रजातंत्र की ये परंपरा है और इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ परंपरा जब तक नहीं रहेगी, विपक्ष नहीं रहेगा, अपनी दावेदारी नहीं करेंगे, तो फिर राजनीति क्या हुई। तो चुनाव में तो ये सब चलता है। आप आरोप लगाएंगे, हम अपने काम को लेके जाएंगे, ये तो तय बात है। लेकिन जनता भी जानती है, जनता ने आपका कार्यकाल देखा है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बहुत करीब से देखा है। अनेक हितग्राही हैं, हर घर में हितग्राही है। जहाँ पे कहीं अनाज बटा है, तो जहाँ कहीं पर वैक्सीन बटी है, तो जहाँ कहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं, तो अनेक लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों की पढ़ाई हुई है। कितनी सारी योजनाएं, अनन्य योजनाओं के बीच में हितग्राही बैठे हैं। वो हितग्राहियों तक सरकार पहुंची है, और आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। जिस जर्जर बर्बर हालत में हमको प्रदेश मिला था, उसके बाद जिस तरह से अगर विकास हुआ और आपको नहीं दिखाई देता हो कि वो विकास हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चश्मा सुधारने का अब समय आ गया है कि आप सुधार लें। लेकिन कोई चिंता नहीं, उसकी भी कोई दरकार नहीं है। मैंने फिर कहा कि स्वस्थ प्रजातंत्र की परंपरा है, होना भी चाहिए। लेकिन एक बात जो बार बार नजर में आ रही है, जिसको हम लोग बार बार इंगित कर रहे हैं, वो ये कि आपके पास
कमलनाथ जी का जो एक रवैया है या कमलनाथ जी का जो एक एटीट्यूड दिखाई देता है, जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती है, वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी थकी हारी बॉडी लैंग्वेज है। और थकी हारी बॉडी लैंग्वेज से एक लीडर अगर लीड करेगा तो वो थोड़ा सा संशय की स्थिति पैदा करता है। जो स्वयं अगर मतदान करने न जाता हो, जो ये कहता हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस मतदान में, इस तरह की चुनाव प्रक्रिया में, तो उसका क्या मैसेज जाएगा नीचे तक, वो बात थोड़ी सी आपके लिए विचारणीय है, हमारे लिए भी उतनी विचारणीय है। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपका लीडर किस तरह से लीड कर रहा है, किस तरह से लीड करके उसका एक्शन और उसकी डीड दोनों मैच जब नहीं कर रहे हैं और वो उसका एक अलग से विरोधाभास नजर आ रहा है, तो वो क्या मैसेज भेजेगा? फिर उनका बेटे एक अलग सा बयान दे देते जो बड़ा हास्यास्पद सा बयान है। तो इस तरह की जब चीजों के साथ आप चुनाव में जाते हैं, सरकार आप मैसेज देना चाहते, तो क्या मैसेज जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में? तो वो बड़ा एक अजीब सी स्थिति पैदा कर रहा है। तो आप जो मर्जी कहना चाहें, बिल्कुल मैंने कहा कि कहिए, आपका अधिकार है कहना, लेकिन सरकार अपने वचन के साथ प्रतिबद्ध है, गई है लोगों के बीच में, अपनी योजनाओं के साथ गई है और उसका प्रतिसाद भी मिलता है और फल भी मिलेगा। और फल जो होता है ये वोटों के माध्यम से मिलता है, तो कमल का फूल भी खिलेगा और फल भी मिलेगा। फूल फल सब मिलेगा संदीप पौराणिक साहब, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी फल फूल रही है, क्योंकि उन्हें फूल और फल दोनों की उम्मीदें हैं। बीज पर बहुत भरोसा है कि बहुत अच्छे से हमने कर्तव्य का बीजारोपण किया है, तो वो अधिकार के साथ मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये चुनाव वाकई में जैसा आपने कहा ना, बारिश की बात, इसका असर तो दिखेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन इलाकों में बारिश हुई है वहां दूसरे चरण का मतदान बहुत कम इलाके हैं जहां है। जिन इलाकों में मतदान है दूसरे चरण का, वहां कम बारिश हुई है। जिस तरह के हालात भोपाल और आसपास में बने हैं, ऐसे हालात वहां नहीं है। एक चीज़, विकास की जो स्थिति है उसका एक मुजाहरा था ये जो बारिश हुई है 5 घंटे 6 घंटे। जहां तक आपने ये दूसरे चरण के चुनाव की बात कही नवीन जी, राजनीतिक दलों ने पहले सर विकास में कम से कम 3-3 फीट घुस के निकले, इतना विकास हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां से हम और आप गुजरे हैं वहां मतदान नहीं है दूसरे चरण का। दूसरे चरण का मतदान दूसरे इलाकों में, रीवा और दीगर जगह में, कटनी में। और लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ था नवीन जी, तो राजनीतिक दलों ने कम वोट प्रतिशत होने का सारा ठीकरा किस पे फोड़ दिया? चुनाव आयोग पर, कि ये मतदान जो कम हुआ उसके लिए दोषी कौन है? चुनाव आयोग। अब दूसरे चरण में यह परीक्षा की घड़ी है, क्या वाकई में मतदाता में अरुचि है या चुनाव आयोग की लापरवाही के चलते कम वोटिंग प्रतिशत हुई? दोनों दल उससे चिंतित हैं, क्योंकि प्रतिशत कम रहा तो कहीं ना कहीं चिंता तो रहेगी कि ये प्रतिशत हो सकता हमारे हिस्से का कट गया हो। सत्ता पक्ष के लिए लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, कांग्रेस को ये लगता है कि क्या वाकई में जो वोटर गए हैं या जिनने वोट नहीं डाला वो हमारे हिस्से के वोटर तो नहीं थे। दूसरे चरण का चुनाव इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वोट का प्रतिशत वही रहता है तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक मतदाताओं की, या जो प्रतिशत जिनने छोड़ा है 5 से 7%, उनकी मतदान में या इस तरह के चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं है। और चुनाव आयोग पे जो ठीकरा फोड़ा था राजनीतिक दलों ने, वो गलत था। और अगर मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है तो फिर सवाल खड़े होंगे कि आखिर जीतेगा कौन। तो चुनाव तो इस बार के बड़े महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने जोर लगाया है, बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया। आप अंतिम क्षण तक देखिए नवीन जी, रोड शो हुए, जनसभाएं हुई, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। ये चुनाव ऐसे लगा जैसे कई बार कि वाकई में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, इतना जोर लगा दिया राजनीतिक दल ने। और उसके पीछे कारण यह है कि यह चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल राजनीतिक दल मान के चल रहे हैं। इसलिए जोर आजमाइश हुई है और अब जनता को परीक्षण करना है कि वाकई में जो हुआ है उससे संतुष्ट हैं या वो कुछ बदलाव चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस प्रकार से कम मतदान हुआ है, तो बेरुखी तो हमेशा सरकारों से ही होती है, नाराजगी भी सरकारों से होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि जनता विपक्ष से रूठ के मतदान करने नहीं जाए या चुनाव का बहिष्कार करे, क्योंकि वो अमूमन यही तो कहती है कि काम ही नहीं हुआ तो हम क्यों वो वोट दें। तो ऐसा है नहीं कि उल्टी गंगा बह जाए कि नहीं वो कहें कि नहीं विपक्ष बहुत आक्रामक नहीं था इसलिए हम वोट नहीं देंगे। तो सत्ता एक तरीके से जनता विपक्ष का ही एक दूसरा प्रतिरूप होती है।
तो दिव्या जी, कम मतदान की वजह भले ही निर्वाचन आयोग हो, ऐसा तो नहीं है कि जनता को लगा हो कि क्या 15 साल से वही तो है, वही बोले वर्ड हो जाती है, फिर वही अटल हो जाती है। लेकिन पाम के पेड़ लगाए जाते हैं ये जानते हुए भी कि वो पानी सोखते हैं और हमेशा वो दलदली पेड़ हैं। अब इतना बेसिक सेंस तो होता ही है सभी में, मतलब ऐसा। आप नवीन जी शायद मेरा वीडियो देख चुके हैं जो पाम के पेड़ों पर है। मेरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी व्यक्तिगत, तो आप तो आपके पीछे ही डॉक्टर, आपके तो पहले ही डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने पर्यावरण दिवस पर इन पाम पर एक वीडियो रिलीज करा था, होगा तो मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, देखिए डिक्रीज परसेंटेज जो है वोटिंग का, वो दोनों दलों के लिए चिंता का विषय है। मैं फिर कहूंगी कि स्वस्थ प्रजातंत्र में इस चीज की परंपरा होनी चाहिए कि हम आपस में बैठ के डिस्कस करें कि क्या है, क्यों कम हुआ है। मैं ये नहीं मानूंगी कि हमने ठीकरा फोड़ा है, किसी भी ढंग से कोई ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता, क्योंकि शॉर्टकट नहीं होता सर, कभी भी किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको उसमें से तप के निकलना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको विजयश्री प्राप्त होती है, तो उसके लिए तपना तो पड़ेगा। जी सर कुछ कहना चाह रहे, संदीप जी प्लीज। आप दोनों प्रवक्ताओं से एक आग्रह है, क्या दूसरे चरण में कोई कमी रह गई, जो चीज आप लोगों ने पहले चरण में बताई थी, या चुनाव आयोग को अवगत कराया कि दूसरे चरण में अभी तक ये कमी है, या क्या करना चाहिए? मैं उसी बात पर आ रही हूँ सर। मेरा निवेदन ये था कि जब ये त्रुटियां पाई गई, ये हम सब ने देखा, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, सबने देखा कि या तो नाम कहीं गायब थे, ये नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चले गए थे, पति का नाम था तो पत्नी का नाम नहीं था, वगैरह वगैरह। जिन्होंने पहले 2 बार वोट दे दिया उनका इस चुनाव में नाम नहीं था। ऐसे अनेक त्रुटियां पाई गई। ये त्रुटि किसी कांग्रेस ने नहीं करी और किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। एक बात तो ये थी, तो ये इसका मतलब ये तो जो त्रुटियां थी, ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लिस्ट आई उसी में से थी। अनेकों घरों में पर्चियां नहीं बटी, मेरा घर भी उसमें से एक है जिसमें मेरे पास पर्ची नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतदान नहीं दिया जा सकता, पर हमारे जैसे लोग जो कमिटेड है, जिनको जाना ही है मतदान, पहले मतदान फिर जलपान, ऐसे वाले लोग हैं जिनको मतदान करने जाने, वो किसी न किसी ढंग से पहुंच ही जाते हैं मतदान करने के लिए। लेकिन एक बात इसमें से और निकल कर आई, जो बार बार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि क्या इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर चलता है, तो वो तो नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा था, सरकार अपने काम कर रही थी। तीसरी बात कि हम अगर अपना विरोध प्रकट करने डेलीगेशन के साथ अगर गए वहां पर इलेक्शन कमीशन के पास, तो हमने विरोध प्रकट करा एक डेलीगेशन के साथ, उनके संज्ञान में लेकर आए कि ये सारी त्रुटियां हुई हैं। ये त्रुटियां आज तो जरूर, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके परसेंटेज का जरूर चिंता का लकीर खींच देगी दोनों पर। लेकिन उसका कम से कम एक बात ये तय है कि विधानसभा के चुनाव के समय तक ये त्रुटियां सबके सब ठीक हो जाए, इसकी भी व्यवस्था होगी और करनी पड़ेगी। लेकिन इससे कहीं कोई ये साबित नहीं हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है या सरकार के प्रति जनता का बेरुखापना है या कुछ है। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के भी कमिटेड कार्यकर्ता हों जिनको ये लग रहा हो कि साहब इसमें कोई दम नहीं, मैं जाके अपना वोट क्यों वेस्ट करूं। जैसे हमेशा केजरीवाल हर जगह जाके कहती कि अगर कांग्रेस कोई वोट देने जाना है तो आपको पता है कि आपका वोट वेस्ट जा रहा है, मत जाइए वोट देने। ये केजरीवाल साहब का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। खैर एनीवे, पर वो कहने का तात्पर्य लेकिन आप मतलब इसका मतलब आप ये मानती हैं कि कांग्रेस में दम है? नहीं सर, कांग्रेस में तो फिर आपने कहा कि आपका स्टेटमेंट नहीं, मतलब केजरीवाल जी को तो यहाँ का आटा दाल चावल का भाव मालूम नहीं है ना, मध्य प्रदेश का, बाहर के व्यक्ति हैं। नहीं, उनका ये स्टेटमेंट हर जगह कांग्रेस के लिए आता है कि अगर आपको कांग्रेस को वोट देना है तो आपका वोट वेस्ट जा रहा है, कांग्रेस को वोट मत दीजिए। ये उनके तय बात है, ये हर जगह जाके स्टेटमेंट देते हैं। तो खैर ये उनका स्टेटमेंट होगा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि कम वोटिंग परसेंटेज सिर्फ इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी लिस्ट की बहुत त्रुटियां हैं। और जब मैं वहां टेबल पे बैठी हुई थी तब मैंने खुद ने ये त्रुटियां बहुत सारी पाई हैं और मैंने देखा है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। बड़ा एक पुराना कोई मेरे को एक डायलॉग किसी फिल्म का था कि बहुत जान है इन हाथों में ठाकुर। तो इसका मतलब है कि बहुत जान है अभी कांग्रेस में, क्योंकि जब वरिष्ठ प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि भाई भले ही दूसरा ये कहे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट जाया करना है,
ये हम नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को वोट देना सार्थक हो सकता है। तो हो सकता है कि इस बार ये सार्थकता सिद्ध हो जाए। क्या कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। भूपेन जी? पहले तो मैं बधाई दे देता हूँ दिव्या जी को कि उन्होंने जो है बड़े साहस पूर्वक ये स्वीकार किया। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो है ठीकरा नहीं फोड़ा पुराने की, थोड़ा आपसे निवेदन है कि सुधार करने। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पाप छुपाने के लिए ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, सफल नहीं हुए उसमें कि आयोग के ऊपर ये ठीकरा फोड़ दे। ये बीएलओ कौन अपॉइंट करता है? ये आयोग अपॉइंट करता है। कलेक्टर जो है किसके वो उसमें काम करता है। और एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में एक साथ मतदाता सूचियों में गड़बड़ हो गई। ये किसी शासकीय इशारे के बिना हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया होगा कि जो है जनता हमारे खिलाफ है तो इसको वोट डालने से रोको। जितनी कम वोट डलेंगी उतने हमारे पक्ष के तो हम डलवा लेंगे और बाकी जो है विरोध के वोट न डलेंगे। और जब ये उल्टी बैठ गई दुकान, जब उल्टी बैठ गई तो चिल्लाने लग गए और अपना पाप छुपाने के लिए जो है एक प्रतिनिधिमंडल चला गया चाहे वहां पर आयोग के सामने। आयोग को अमला कौन देता है? वो अमला किसके नियंत्रण में है? कौन जो है? बीएलओ तो 25 साल से वो बन रहा है लगातार, हर चुनाव में सेम बीएलओ था। तो वो बीएलओ कैसे जाकर गलती कर रहा हो? पूरे अरे बीएलओ की गलती नहीं है, बीएलओ की नहीं है इस बार वो बीएलए की है। इस बार बीएलए की है सर थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ सर। बीएलए बूथ लेवल एजेंट बनाए थे। अरे भाई मेरी बात तो पूरी हो जाने दें आप। जैसे उसको ये लगा लीजिएगा, मैंने वो लगाया तो आगे लगा लीजिए। ये गलती जो है ये शासन द्वारा करवाई गई गलती है। जो है ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी का पार्ट था और इसमें जो है उल्टा फंस गया, गले में छल्ला आ गया, इसलिए अब जो है थकार रहेंगे। और ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली इसीलिए है। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं क्या जो है चुनाव आयोग एक दिन में सारी सूचियां सुधार लेगा? आज भाजपा एक क्लेम कर रही है कि भाई साहब देखिए अब इन 5 चुनाव में कुछ भी नहीं होगा। क्या एक दिन में सब ठीक हो गया? अभी 24 घंटे नहीं बीते इसको। तो ये जो ये इसमें बिना इनकी संलिप्तता के, बिना इनके पाप कर्म में शामिल हुए ये चीजें कैसे संभव है? और चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कहा है भारतीय जनता पार्टी से कि ज्यादा चिल्लाओ मत, छींटे तुम्हारे ऊपर आएंगे। ये भी सार्वजनिक डोमेन में है। ये जो लोकतंत्र को नष्ट करने का पाप कर्म भारतीय जनता पार्टी ने करने की चेष्टा की है। ये खून के छींटे और खंजर दोनों दिख रहे हैं सामने। ये जनता जान गई है और ये इसी मेथड से, इसी तरीके से जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कमलनाथ जी जो कहते हैं कि ये ट्रिपल चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रशासन, पुलिस और पैसा, ये प्रशासन के दुरुपयोग का नमूना है। और जो है प्रतिक्रिया और प्रशासन और पैसे दिव्या जी और आप आपस में 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। दिव्या जी कुछ कहना चाहती हैं? बस 60 सेकंड जी, आप भी बोल सकते हैं। शुरू हो गया है अब। ये पतन का सबसे पहला जो है द्योतक है, विलाप शुरू हो गया है। अभी इलेक्शन कमीशन आएगा, अभी परसेंटेज ऑफ वोटिंग आएगी, अभी इसके बाद ईवीएम आएगी, अभी इसके बाद प्रशासन पे ठीकरा फोड़ा जाएगा। अब ये बहुत सारा ये विलाप जो शुरू हो रहा है, ये विलाप इस बात का द्योतक है कि हार अब शुरू हो गई है, रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब आप इस चीज को लेके बार बार विलाप करना बंद कर दीजिए भूपेश जी। अभी कभी आप आयोग पर करेंगे, कभी आप ईवीएम पर करेंगे, कभी आप प्रत्याशियों पर करेंगे, कभी आप प्रशासन पर करेंगे। तो आपको तय करना होगा कि आप चाहते क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हार आपको सामने दिखाई दे रही है और उस हार को आप हमेशा की तरह पचा नहीं पा रहे हैं। इस हार के कारण आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको अब ठीकरा फोड़ना है, तो अब आप फोड़ दीजिए। आपका जो ट्वीट वॉर रूम है जो काम नहीं करता है, जो आपका कार्यकर्ता जाता नहीं है काम करने, वो वहां पे अब हो गया राउंड खत्म है। भूपेन जी इतना, भूपेन जी जी मैं इतना, भूपेन जी ये कला मुझे भी सिखाइए ना। भूपेंद्र जी ये कला मुझे भी सिखाइए ना, हंसते हुए इतना तीखापन कैसे लाते हैं, ये बाद में समझूंगा मैं आपसे। ठीक है, दिव्या जी भी बहुत मुस्कुरा के इंजेक्शन लगाती हैं, डॉक्टर हैं, जरा ध्यान से रखिएगा। नहीं मैं तो कंपाउंडर हूं, लगना तो मरीज को है, डिसाइड आप करो कि मरीज हो कि नहीं। संदीप पौराणिक साहब अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि जो भी हो,
लेकिन जैसा आपने कहा कि इसके पहले ये जो नगर निगम के चुनाव थे ये कभी इतने चर्चित चुनाव नहीं हुए। क्रम बदला है, तरीका बदला है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बदला है, सब कुछ बदला सा नजर आता है, कहीं और ज्यादा बदलाव ना हो जाए। नवीन जी, पहले तो भूपेंद्र जी ने जो बात कही, पीसी शर्मा जी का बयान ये था कि चुनाव आयोग ने वो भूमिका नहीं निभाई जो उसे निभानी चाहिए, आप उसको थोड़ा देख लीजिए, मेरा ये कहना है। तो ठीक रहा तो हम ये कहेंगे आपका डेलीगेशन नहीं गया, लेकिन आपके यहाँ से बयान तो आया था चुनाव आयोग को, इसको देख लीजिए। जहां तक आपने ये बात कही चुनाव की, स्वाभाविक सी बात है नवीन जी, इस बार का चुनाव दोनों राजनीतिक दल मान के चल रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा दिग्विजय सिंह जी का आपका बयान आपको याद हो कि अगर हम 2023 में पिछड़े बाहर हुए तो फिर हमारा क्या होगा आगे पता नहीं है, ये बयान है दिग्विजय सिंह जी का। तो मेरा ये मानना है कि उसकी तैयारी कांग्रेस ने अभी से कर ली है और वो 2023 को लेके गंभीर है और ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ रही है। वहीं बीजेपी ये जान रही है कि अगर उसने ये खोया, जो उसके पास 16 हैं, अगर 16 में से 2, 4, 5 भी गए तो कहीं ऐसा नहीं कि उस सरकार के खिलाफ माहौल तैयार हो जाए। तो दोनों राजनीतिक दल सचेत हैं, सजग हैं और पूरी तरह इस चुनाव को पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो दिख रहा है वो कार्यकर्ता और नेता ईमानदारी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक ही चीज है जिसमें अगर ईमानदारी से लड़ो तब लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो है चुनाव। अन्यथा तो लोग कहते हैं मत लड़ो, मत झगड़ो। लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से लड़ना ही चाहिए। दायित्व तो जनता का भी है, बाहर निकलें, मुद्दों पर वोट करें, नगर निगम से जो सहूलियतें, जो सुविधाएं, जो अपेक्षाएं आपकी हैं उनके आधार पर जो बेहतर प्रत्याशी उसका चयन करें। और जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पिछली बार का मत प्रतिशत निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। तो ये 5 के रण में उसकी कसर कम से कम पूरी हो जाए और उन लोगों को ये मैसेज चला जाए कि जनता जब निकलती है तो स्थायित्व भी लाती है और बदलाव भी लाती है। कुल मिलाकर जनता ही जनार्दन है। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।